यश तेज कदमों से जल्दी जल्दी हॉस्टल में दाखिल होने लगता है कि कहीं कोई देख न ले। यश अब कॉरिडोर में पहुंच गया था और तभी उसे आवाज आई, कहाँ जा रहा है यश? यश हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा कि कौन है। तभी सामने से अंकित आता हुआ दिखाई दिया। अंकित को देखकर यश के मन में एक घबराहट सी पैदा होने लगी, क्योंकि अंकित का ही लैपटॉप तो यश ने चुपके से बेच दिया था और अब उसे डर लग रहा था कि अंकित को पता चलेगा तब क्या होगा। कितनी शर्मिंदगी और अपमान होगा कि अपने बेस्ट फ्रेंड के ही सामान की चोरी की। अब अंकित यश के एकदम पास आ गया था और उसके हाथ में लैपटॉप देखकर यश का दिमाग घूम गया। अंकित के पास उसका अपना लैपटॉप था, वही लैपटॉप जिसे बेचकर यश हॉस्टल आया है। अंकित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे झकझोरा। क्या हुआ? कहाँ खोए हो यश? इतने सवालों की झड़ी लगा दी थी अंकित ने। यश का तो सरदर्द हो गया था। उसने अंकित को बस इतना कहा कि उसकी तबीयत कुछ खराब है तो वो रेस्ट करना चाहता है और बाय कहकर अपने रूम की तरफ निकल गया। अंकित को यह सब बेहद अजीब लग रहा था। यश अपने रूम में पहुंचकर अंदर से गेट लगाकर किसी को तुरंत फोन करता है। हेलो पापा। हाँ, वो मैं पूछ रहा था कि आपके पास पैसे पहुंच गए ना? हाँ बेटा, पैसों की बहुत जरूरत थी बेटा, लाख लाख शुक्रिया। यश ने सोचा कि अंकित का लैपटॉप कैसे उसके पास हो सकता है। यश के पापा ने आखिर क्यों यश को पैसे की जरूरत वाली बात बताई, जबकि उन्हें पता था कि यश तो खुद उनसे खर्च चलाने के पैसे हर महीने लेता है। इधर रात बढ़ने लगी थी। अंकित लैपटॉप पर अपने कमरे में बैठा कुछ देख रहा था। अर्जुन भी उसके कमरे में कुछ सब्जेक्टिव टॉपिक्स पढ़ रहा था। यश को सोचते हुए अचानक नींद आ गई थी। नींद में यश को एक सपना आने लगता है। यश धीरे धीरे एक सुनसान रास्ते पे चला जा रहा था। जाते हुए उसे रास्ते में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। धुएं में वो चला जा रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कह रही हो कि चलता जा, और यश बस सम्मोहन में उलझकर बहा जा रहा है उसी दिशा में। आगे बढ़ने पर वो घने पेड़ों की छाया में पहुंच गया था। पेड़ों को पार करके जाता है तो आगे एक सुंदर सी झील दिखाई पड़ती है। झील के किनारे एक आदमी काले कपड़े पहने हुए बैठा है। उसके सामने बहुत सारी पूजा की सामग्री रखी हुई है। इत्र, चंदन, लोबान, अगरबत्तियां, हल्दी, कुमकुम। पर ये कोई साधारण पूजा जैसी नहीं लग रही थी, कोई तंत्र मंत्र साधना लग रही थी। यश वहीं लगे एक पेड़ की ओट में छिपा हुआ है। वो तांत्रिक को देख पा रहा है, पर तांत्रिक उसे नहीं देख सकता। तांत्रिक ध्यान में चला जाता है और देखते ही देखते उस जगह एक धुएं का बादल सा आता है और फिर एक खूबसूरत सी दिखने वाली सुनहरी साड़ी पहनी हुई स्त्री, जिसके लंबे घने काले बाल हैं, चंद्रमा जैसा अलौकिक चमकता चेहरा और दिव्य आंखें हैं, वो वहां तांत्रिक के पास लगे आसन पर आकर बैठ जाती है। तांत्रिक ध्यान मुद्रा में लगा हुआ है। वो औरत वहीं बैठी हुई है और अचानक ही उसका रूप बदलने लगता है और काले से दांतों वाली भयंकर और कुरूप शक्ल सूरत में बदल जाती है। उसके कपड़े और उसका रूप इतने भयानक हो गए कि डर के मारे यश ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर भी तांत्रिक का ध्यान केंद्रित था। उसकी साधना भंग नहीं हुई। वो अपने आंखों को बंद किए एकाग्र चित्त हो बैठा था। तभी एक आवाज आई, मांगो, क्या मांगते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। और तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। यश ने भी उस मीठी आवाज को सुनकर जब आंखें खोली, तब फिर से वहां पर वही सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। तांत्रिक ने औरत को प्रणाम किया। उस औरत ने तांत्रिक से कहा, मैं यक्षिणी हूँ, तुम्हारी साधना सिद्ध हुई, मांगो, क्या मांगते हो? आपको देखकर मैं धन्य हुआ। मुझे आपसे ऐसा वर चाहिए जिससे मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर तांत्रिक बन सकूं। तभी यक्षिणी ने तथास्तु कहा और बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समय अदृश्य रूप में और विलुप्त हो गई। लेकिन तभी तांत्रिक की नजर यश पर पड़ी और उसने यश को कुपित दृष्टि से देखा और अपना त्रिशूल उठाकर जैसे ही यश की ओर फेंका, वो नींद में चिल्लाने लगा। तभी पास के कमरे में पड़ रहे अर्जुन को उसकी आवाज सुनाई दी
और वो उठकर तुरंत यश के कमरे की ओर दौड़ा देखने कि सब कुछ ठीक तो है ना। अर्जुन ने यश के कमरे का गेट नॉक किया। गेट की नॉक और अर्जुन की आवाज सुनकर यश ने दरवाजा खोल दिया। यश पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ यश, तू ठीक है ना? यार अर्जुन, झील, तांत्रिक, पूजा और क्या नाम था उसका, उस खूबसूरत लड़की का? हाँ, याक्षिणी, याक्षिणी भी थी। हाँ। क्या यार? अर्जुन, तू समझ नहीं रहा है? देखा क्या तुमने? तू शाम को मिला भी नहीं था हमसे। अर्जुन, वो तो मैं ऐसे ही निकल गया था टहलने। खैर, मैं भी ना कैसे सपने देखता हूँ। चल तेरे रूम में चलते हैं। यश और अर्जुन वहां से निकल गए और अर्जुन के कमरे में जा पहुंचे। अंकित भी उनकी बातों की आवाज सुनकर उनके पास आ गया। भले ही यश अपने दोस्तों के साथ था, पर यश का ध्यान बस उस सपने पर था जो उसने देखा था। वो सोच रहा था कि क्या यक्षिणी ऐसी स्त्री है जो मनचाही चीज दे सकती है और किसी को दिखती भी नहीं। नाम तो काफी यूनिक है। कहाँ की है ये यक्षिणी? और ऐसी लड़की तो हमारे कॉलेज में नहीं है। अरे नहीं यार, तुम समझते नहीं हो। यक्षिणी कोई लड़की नहीं है, कोई देवी है शायद। तूने तो यक्षिणी को सपने में देखा है, इसका मतलब वो यक्षलोक में रहती है। हाँ, फिर से एक नई कहानी। यार मुझे लगता है कि तुम सभी ना एक राइटर बन सकते हो, मस्त कहानियां सुना रहे। मगर मुझे क्या है, मुझे तो कहानी में कोई इंटरेस्ट है नहीं। यक्षलोक का नहीं पता मुझे, मगर उस लड़की ने अपना नाम यक्षिणी बताया था। अरे तो बता ना, कैसी दिखती है यक्षिणियाँ? हाँ, मुझे अभी तो सुना है, कल देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं। हे भाई, अरे मैं नल्ला थोड़ी हूँ, तेरी ये कहानियां थोड़ी सुनूंगा रोज। अभी बताना है तो बता। तीनों अर्जुन के कमरे में चले जाते हैं और यश उन्हें अपना सपना सुनाने लगता है। अंकित को इस सपने को सुनकर बहुत उत्सुकता बढ़ जाती है कि हमें उस झील के पास जाना चाहिए। अर्जुन भी उनकी बातों से सहमत हो जाता है कि कल शाम को ही हम तीनों झील पर जाएंगे। अर्जुन यश के सपने को एक सपना कहता है और कहता है कि ऐसे सपने बस सपने होते हैं, ना कि सच्चाई। इन सपनों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है। सुबह के 10 बजे का समय है। कमरे के गेट को कोई बजा रहा है। गेट की आवाज से अर्जुन की नींद खुली तो उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी जिसमें 10 बजे हुए थे। अरे यार, इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजा पीट रहा है कमबख्त? जाके देखता हूँ। अर्जुन जल्दी से उठा और गेट खोला तो देखा कि उनके हॉस्टल का वार्डन बाहर खड़ा हुआ था। लाल सिंह को देखकर अर्जुन थोड़ा डर गया। उनका वार्डन बहुत सख्त स्वभाव का था। अर्जुन बोला, अरे लाल सिंह जी, आप यहाँ कैसे भाई? क्या बात कर रहे हो भाई? अरे मेरा कॉलेज है, मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? अरे ये कमीना यश कहाँ है? अचानक क्या हो गया है? यश से क्या काम है आपको? चुप, मुझे जानते नहीं हो तुम? अरे राम सिंह जी, सॉरी, गलती हो गई मुझसे। यश को अपना नाम सुनाई दिया तो वो गेट पर आया। अरे राम सिंह जी, आप इतनी सुबह यहाँ पे? क्या हुआ? आपको कुछ काम था मुझसे? अरे चुप, चल मेरे साथ। अपनी ये जुबान मेरे सामने मत चला। और यश को खींचते हुए प्रिंसिपल रूम की ओर ले जाने लगा। अंकित और अर्जुन भी पीछे दौड़ पड़े। तब तक बहुत सारे लड़के अपने कमरों से बाहर आ चुके थे कि क्या तमाशा हो रहा है। प्रिंसिपल रूम के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। यश को लाल सिंह सीधा प्रिंसिपल के पास ले गया। क्या हुआ भाई, किसी ने परेशान कर दिया क्या? और इस लड़के को यहाँ क्यों लाए हो? अरे आपको नहीं पता, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है ये। अरे कल रात को इसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अरे यश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बेटा तुम तो बड़े अच्छे हो। सर मैं कल रात रूम में नहीं था, मैं तो कल अंकित और यश के साथ बाहर ही था। आप चाहें तो पूछ सकते हैं इनसे। हाँ सर, कल हम लोग साथ ही थे, पूरे टाइम तो हमारे साथ ही था यश। प्रिंसिपल कमरे की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजे पर ताला लगा था। लाल सिंह ने यश से चाबी मांगी। यश ने उसे चाबी दे दी। तुरंत ताला खोलने पर देखा तो वहां पर सारा कमरा बिखरा हुआ था। यश हैरान था कि जब वो लॉक करके गया तब तो कमरा सही था,
फिर अचानक कैसे और किसने ये सब किया? ये सब क्या है यस? इतना गंदा रूम। लाल सिंह, छोड़ दो इन्हें और सुनो, कॉलेज ज्वाइन करो। प्रिंसिपल ने लाल सिंह को बोला कि ये सब खत्म करो और यश, अर्जुन और अंकित से कहा कि कॉलेज ज्वाइन करो। लाल सिंह चुपचाप उन तीनों को घूरता हुआ वहां से चला गया कि आज प्रिंसिपल ने बचा लिया इन्हें। इधर यश अब बहुत परेशान हो गया था कि आखिर उसके साथ इतनी अजीब चीजें क्यों हो रही हैं। उसने अर्जुन और अंकित को बताया कि वो नहीं जानता कि क्यों और किसने उसके कमरे का ये हाल किया है। अर्जुन उसे रिलैक्स होने को कहता है और ये भी कि उसके रूम को शाम को अरेंज कर देंगे। अभी हम सबको कॉलेज पहुंचना चाहिए। तीनों जल्दी से तैयार होकर कॉलेज पहुंच जाते हैं। दिन भर की भाग दौड़ और लेक्चर्स खत्म करके अंकित और यश अर्जुन से झील किनारे चलने के लिए कहते हैं। अर्जुन भी तैयार हो जाता है। अंकित के स्कूटर से तीनों बैठकर उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं जो शहर और कॉलेज को जोड़ता है। रास्ता तो वो मात्र 3 किलोमीटर का ही था, लेकिन थोड़ा वीरान रहता था। कॉलेज कस्बे से कुछ दूर एकांत में था। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ता हुआ अपनी लालिमा बिखेर कर जाने को था। हल्की हल्की ठंड हवा को ठंडा बना रही थी। तीनों को मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था। आज थोड़ा कोहरा भी छाया हुआ था। पूरे रास्ते के किनारे किनारे घने जंगल का फैलाव था। कभी किसी समय में ये जंगल बंगाल के घने जंगलों में से एक था। स्कूटर को अंकित चला रहा था। वो यश से पूछने लगा कि कहीं स्कूटर को पार्क करने की जगह है। यश ने कहा कि झील आने में 2 मिनट और बचे हैं, फिर स्कूटर को रोक देना। अंकित ने झील आते ही स्कूटर रोका। रास्ते से झील नहीं दिखाई देती थी, बल्कि झील वहां से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर थी। स्कूटर को वहीं एक कोने में लगाकर तीनों उतरे। कुछ ही मिनटों में तीनों को वो खूबसूरत झील दिखाई देने लगी थी। अंकित बोला, वाह, कितनी अच्छी जगह है ये। अरे मुझे तो लगता है कि यहाँ पहले आना था। वाह, नजारा काफी अच्छा है यहाँ से। अर्जुन भी उस सुंदर झील के खूबसूरत सीनिक दृश्यों में खो गया था। वो घूम घूम कर देखने लगा कि झील कहाँ तक फैली है। यश हैरान सा यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रहा था। तभी जोरदार आंधी आने लगी, बिजलियां कड़कने लगी, सूखे पत्ते बेतरतीब ढंग से उड़ने लगे थे। तभी यश के कानों में एक आवाज आई। यश विस्मय में पड़ गया था कि ये एक औरत की आवाज है और मेरा नाम कैसे जानती है। उसने अंकित और अर्जुन से कहा। अर्जुन और अंकित हैरान थे क्योंकि उन्हें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। तीनों एक दूसरे को इस भयंकर आंधी में देख नहीं पा रहे थे, मगर आवाज तो सुन सकते थे। फिर वहां उन्हें तो कोई औरत सुनाई नहीं दी। यश से अर्जुन बोला, ये मजाक का टाइम नहीं है यश, जल्दी चलो यहाँ से। यश घबरा गया था कि आवाज इन दोनों को सुनाई क्यों नहीं देती। रोड पर पहुंचने पर उनके विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। मौसम एकदम साफ और तीनों को एक दूसरे की शक्ल दिख रही थी। मौसम एकदम से साफ हो गया। कोई लड़की मुझे सच में बुला रही थी। झील पर महसूस किए हुए अनुभव से अर्जुन, अंकित और यश हैरान थे। अर्जुन को साइंस के इस जमाने में इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, पर आज के विस्मय भरे उस झील के इलाके में हुई मौसम परिवर्तन की झलक से अर्जुन खुद ही हैरान था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अंधेरा बढ़ चला था। तीनों हांफते हुए जैसे ही रोड को क्रॉस करके अपने स्कूटर के पास जा रहे थे कि तभी एक कुर्ते पजामा पहना हुआ व्यक्ति उन्हें आश्चर्य से देखने लगा और उनके पास आने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन ने उसे देखकर थोड़ा घबराहट और हैरानी महसूस की। अंकित और यश ने भी उस व्यक्ति को देखा और एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो व्यक्ति अब उनके एकदम पास आ चुका था। उसके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं और ललाट पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ था। वो व्यक्ति बोला, सुनो, तुम लोग जहां पर गए थे वो जगह बहुत खतरनाक है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं इस गुत्थी को सुलझाने में कि तुम्हें इस तरह का अनुभव क्यों हुआ था। आप कौन हैं और हमें ये बातें क्यों बता रहे हैं? आप प्लीज जाइए यहाँ से।
और अंकित जल्दी से स्कूटर चालू करके तीनों दोस्त हॉस्टल पहुंच जाते हैं। वे व्यक्ति उन्हें देखता रह जाता है, लेकिन फिर भी वो उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और यह बात भी उसे पता चल जाती है कि ये बच्चे IIT खड़गपुर के हॉस्टल में रहते हैं। अंकित स्कूटर को इतनी तेजी से लेकर हॉस्टल पहुंचता है कि 5 मिनट के अंदर ही वे तीनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। जल्दी से स्कूटर को पार्किंग में लगाकर तीनों तेज कदमों से अर्जुन के कमरे में चले जाते हैं। अर्जुन के कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। यश, वो आदमी कौन था? हमारे साथ जो हुआ वो उसे कैसे पता था? हमें उसकी बात सुननी थी। तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक उनका दरवाजा बजता है। अंकित ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक लड़का जो उन्हीं के कॉलेज का था वो बाहर खड़ा हुआ दिखा। लड़का अंकित को देखकर बोला कि डिनर का टाइम हो चुका है और वार्डन ने तुम तीनों को बुलाने के लिए भेजा है। अंकित समझ गया कि लाल सिंह अब उन्हें हर छोटी बड़ी बात के लिए परेशान करेगा। रूम को लॉक करके तीनों मेस की ओर बढ़ जाते हैं। यश कहता है कि वार्डन हमें बहुत डांटेगा क्योंकि हम डिनर के लिए बहुत लेट हो गए हैं, पर वहां तो कुछ और ही नजारा था। बच्चों, आ गए तुम तीनों? खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। तीनों उसके इस बर्ताव से अचकचा गए कि इसे क्या हुआ। हमेशा लेट होने पर तो डांट लगाता है और आज खुद खाना सर्व कर रहा है। डरते डरते तीनों ने खाना खाया और जाने लगे तो वार्डन बोला, अरे सुनो, तुम्हारी एक एक बात पे नजर है। और हंसने लगा। तीनों हैरान परेशान से कमरे में लौट गए। फिर अर्जुन बोला कि टेंशन की कोई बात नहीं है, हमें रेस्ट करने की जरूरत है और कुछ नहीं। हो सकता है इन सब मैटर्स में हम ओवरथिंकिंग कर रहे हों और सब अपने कमरों में चले जाते हैं। अर्जुन भी बेड पर लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आती। उसके दिमाग में वही झील, तेज हवाएं, उड़ते हुए पत्ते और यश की बातें पहले से ही अजीब थीं। उसके बारे में अंकित ने बताया था और अर्जुन अपना लैपटॉप खोल लेता है। अर्जुन ने उसमें यक्षिणी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए टाइप किया और देखते ही देखते सब जानकारी और पेज खुलने लगे जिनमें यक्ष यक्षिणी के बारे में लिखा था। अर्जुन को साइंस के बाहर पहली बार किसी टॉपिक में दिलचस्पी हुई थी। वह पढ़ता गया और उसे यह भी पता चला कि ये सच में होती हैं और यक्षिणी साधना करने से इनको सिद्ध भी किया जा सकता है। अर्जुन सोचने लगा कि यश का सपना सच है या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन झील के किनारे पर कुछ तो ऐसा रहस्यमय जरूर है जिसकी वजह से उनके साथ वो घटना हुई। उसके मन में सवाल उठा कि कहीं झील के किनारे यक्षिणी तो नहीं रहती। तभी यश हमेशा किसी औरत की आवाज सुनाई देने का कहता है, पर वो औरत मुझे या अंकित को क्यों नहीं पुकारती? यश को ही क्यों सब सुनाई देता है? अर्जुन पढ़ते पढ़ते गहराई में चला जाता है कि यक्षिणी साधना कैसे की जाती है और इसके फायदे नुकसान क्या हैं। उसके मन में वो सफेद कुर्ते वाले व्यक्ति की छवि बार बार आती है कि वो कौन था और उस सुनसान इलाके में बिना किसी काम के क्यों था और उन्हें क्या महसूस हुआ वो कैसे जानता था। अर्जुन का इतनी बातों को सोच सोचकर दिमाग खराब हो गया था। उसने उस समय सो जाना ही उचित समझा और अपना लैपटॉप बंद करके सो गया। थकान के कारण तुरंत उसकी आंख लग गई और वह एक सपना देखने लगा। रात के काले अंधेरे में अर्जुन एक सुनसान सी पहाड़ी पर बैठा हुआ था। उसके सामने तरह तरह की मोतियों की मालाएं रखी हुई थीं और एक थाल में साड़ियों का ढेर लगा था। एक थाल में सिंदूर, मेहंदी, कुमकुम, चूड़ियां, काजल और 16 श्रृंगार की सामग्री रखी है। सामने हवन कुंड है। एक आसन पर बैठे अर्जुन की आंखें बंद हैं और वह ध्यान मग्न होकर कुछ विशेष प्रकार के मंत्र का जाप कर रहा है। फिर धीरे धीरे पूनम का चांद ऊपर आसमान में चढ़ने लगता है और देखते ही देखते अपनी चमक से पूरे नभमंडल को रोशन कर देता है। अर्जुन की आंखें अब भी बंद हैं। कुछ देर के बाद पायलों की छनक का स्वर उठता है और वातावरण में तेज इत्र की खुशबू महकने लगती है।
एक हल्की गुलाबी सी ओढ़नी उड़ उड़कर हवाओं की खुशबू को खुद में समेटे हुए अर्जुन जहां बैठा है उसी दिशा में बढ़ती जा रही है कि तभी भयंकर आवाज सुनाई देती है। मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? और अर्जुन अपनी आंखें जैसे ही खोलता है कि एक मच्छर उसके गाल पर काटता है और उसका सपना समाप्त हो जाता है। अर्जुन अपनी आंखें मलता है और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अर्जुन की नजर घड़ी पर पड़ती है तो उसमें सुबह के 5 बजे हुए थे। अर्जुन फिर से सोने की कोशिश करता है लेकिन उससे नींद कोसों दूर है। इधर अंकित और यश घोड़े बेचकर सोए हुए थे। अर्जुन नींद नहीं आने के कारण फिर अपने लैपटॉप को खोलकर कुछ पढ़ने लगता है। बाहर उसका ध्यान लैपटॉप के ऊपर सर्च आइकन में लिखे यक्षिणी के आर्टिकल्स पर आकर्षित होता है। अर्जुन फिर से यक्षिणियों के विषय में और जानने को उत्सुक हो उठता है और वही पेजेस खोल लेता है। वहीं एक आर्टिकल में लिखा था, चंद्रायण व्रत में प्रतिपदा से पूर्णिमा तक एक एक कौर भोजन बढ़ाकर पूर्णिमा के बाद घटाया जाता है। इसमें सिर्फ एक कौर भोजन लिया जाता है। व्रत के बाद 16 रुद्राभिषेक, 51,000 महामृत्युंजय मंत्र और 51,000 कुबेर यंत्र पूजा की जाती है। इससे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। तभी अर्जुन की निगाहें एक आर्टिकल पर पड़ी। उसमें लिखा था कि यक्षिणियां 8 टाइप्स की होती हैं और सभी अलग अलग वर देती हैं और इन्हें सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन साधना करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद अर्जुन अपना लैपटॉप बंद कर देता है। क्या अर्जुन जाने अनजाने में एक अलौकिक शक्ति की ओर खींचा जा रहा था या फिर होगा कुछ ऐसा जो उसने खुद भी कभी इमेजिन नहीं किया था?